Hello and welcome to this episode of Beyond Classroom. जब हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं जो इंडिया में होते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मियर एग्जामिनेशन, बल्कि बच्चों का फ्यूचर। इनफैक्ट कई बार लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो बच्चों के सामने आती हैं वो इन एग्जामिनेशंस के थ्रू ही आती हैं। और इसी वजह से जब कोई ऐसा लीक होता है जहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ ये छेड़छाड़ होती है, तो इट बिकम्स अ नेशनली इमोशनल इशू। हमने रिसेंट में बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट देखे हैं जो कि अभी रिसेंटली ही अभी ख़त्म हुए हैं। सो आज के इस एपिसोड में वी विल डिस्कस जो गवर्नमेंट ने अभी नया बिल लेके आए हैं, एंटी जो पेपर लीक बिल है उसके प्रोविजंस के बारे में। इससे पहले इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस रहे थे और क्या ये प्रोविजंस जो अब लाए गए हैं will it be enough to stop paper leaks in India? So my first question is with Neeraj sir. Sir, ऑलरेडी इंडिया में एक एक्ट रहा है 2024 में, 2 साल के अंदर ही उस एक्ट में चेंज लाने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया? सर अगर हम 2024 के एक्ट को देखें तो 2024 when the public examination bill was passed, the context was that there were lots and lots of paper leaks, बहुत सारे पेपर लीक्स हुए। और उस समय जब वो आया तो ऑलरेडी नीट का पेपर उसी समय लीक भी हुआ था 2024 में भी। इनफैक्ट बिल 2024 में फरवरी में पास हो गया था, लेकिन नोटिफाई वो जब हुआ उस बीच में नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। उस पीरियड से अभी तक 2026 से उस समय ऑलमोस्ट 2 साल का समय हो गया। इन बिटवीन व्हाट हैज बीन फाउंड इज 52 कंप्लेंट्स FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द प्रिवेलिंग लॉ, बट अभी तक किसी भी केस में कंक्लूसिव कुछ हुआ नहीं है। अभी तक किसी भी केस में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा गया, जो 2024 के नीट का पेपर लीक हुआ था, जो झारखंड में हजारीबाग में लीक हुआ था और फिर पटना हाईकोर्ट के सुपरविजन में उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रायल चल रहा था, उस केस में देखा गया कि जो CBI इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी वो 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई थी और जो अक्यूज्ड है उसको डिफॉल्ट बेल मिल गया था। क्योंकि सर अगर हम देखें हमारा जो नया BNSS है जो पूरे के पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर पे अप्लाई होता है, इट टॉक्स अबाउट डिफॉल्ट बेल इन 90 डेज इफ द चार्जशीट इज नॉट फाइल्ड। तो उस केस में उसको बेल भी मिल गया उसमें। तो कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जो इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को देखते हुए और इसकी नॉर्मेटिव और सीरियसनेस को देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि शायद इसको और टाइटन करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम लॉज बनाते हैं, खास करके जब क्रिमिनल लॉज बनाते हैं, तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोगों को रिफॉर्म करना चाहें, जिसको हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेटरेंस क्रिएट करें ताकि लोग डरें और वैसा कोई क्राइम करें नहीं। बट सर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक कन्विक्शन सर्टेन नहीं हो कि अगर मैंने गलत किया तो मैं डेफिनेटली सजा भुगतूंगा, सर्टेनिटी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सजा कम हो लेकिन जल्दी मिले और सर्टेनली मिले तो वो शायद डेटरेंस बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाती है। तो इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया स्टूडेंट्स के डिमांड को। बहुत सारे रिफॉर्म्स डिमांडेड थे, तो उनमें एक जो बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, इमीडिएट जो किया गया, वो है कि अमेंडमेंट किया गया पुराने लॉ में। अब उसमें क्या अमेंडमेंट्स किए गए अगर हम लोग डिस्कस करें उस पर, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, सेक्शन 9 में पुराने लॉ में डेफिनेशन थे पनिशमेंट्स के। सेक्शन 3 में अनफेयर मीन्स बताए गए थे, किस किस तरीके से अनफेयर मीन्स किसको हम पेपर लीक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं, जो ऑफेंसेस आती हैं उसमें। और सेक्शन 9 में पनिशमेंट प्रोवाइडेड थे। पनिशमेंट था इंडिविजुअल के लिए जो इन्वॉल्व है पेपर लीक में, जिसने किसी लेवल पे इंडिविजुअली पेपर लीक किया, जैसे कोई इंडिविजुअल जो ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में कहीं भी इन्वॉल्व रहा होगा, तो जिस इंडिविजुअल ने पेपर लीक किया। दूसरा उसमें प्रोविजन था जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे NTA यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा रही है या SSC एग्जाम कंडक्ट करा रही है या कोई और एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो कई बार सर्विस प्रोवाइडर्स को एंगेज करते हैं, उनको आउटसोर्स करते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का काम। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट भी कुछ इसमें पेनल्टीज प्रोवाइडेड थी। उसके बाद जो ऑफिस बेरर्स होते हैं किसी भी अथॉरिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली या सर्विस प्रोवाइडर में, उस तरह के जो लोग हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, उनके अगेंस्ट पर्सनल कैपेसिटी में प्रोविजंस थे पनिशमेंट के। और लास्टली कोई भी जो अगर आप देखेंगे जो कंपनी के अगेंस्ट बार करने का उसका प्रोविजन था और हेवी पेनल्टीज थे। तो इन सारे के सारे प्रोविजंस को इंक्रीज किया गया ताकि एक
ग्रेविटी जो सीरियस पनिशमेंट होती है उस रेंज में इसको लेकर जाया जाए। पहले इंडिविजुअल्स पे 3 से 5 साल की सजा थी, अब वो मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल की हो गई। तो 7 ईयर्स के ऊपर की सजा जब मिल सकती है तो मैटर ऑफ सेशंस कोर्ट के पास चला गया, तो थोड़ा सा ग्रेविटी बढ़ गया इसमें पनिशमेंट्स का। दूसरा जो फाइन इंपोज किया जा सकता था वो इंडिविजुअल पे 10 लाख रुपए तक का था, उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया। तो एक तो पनिशमेंट बढ़ाया गया। उसके बाद जो सर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की गई है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन लाया गया। जो अभी हमने डिस्कस किया कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन ये होगा कि पहले ये केस किसी डेजिग्नेटेड सेशंस कोर्ट के पास जा रहा था, जैसा नीट के केस में सीबीआई के पास नीट 24 का केस जा रहा था, तो उस केस में अब उस सेशंस कोर्ट के पास और भी केसेस आते हैं करप्शन के या और भी सीरियस मैटर जो भी होंगे बियॉन्ड 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो सेशन जज के पास जाते हैं। अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट डेजिग्नेटेड का मतलब ये होगा कि उनके पास केवल वही केसेस जाएंगे जो पेपर लीक के मामले होंगे, वो और कोई केस नहीं लेंगे। डे टू डे बेसिस पर ट्रायल होगा। और इस लॉ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज किया गया है वो ये है कि विद इन 2 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ट्रायल ये चार्जशीट फाइल करनी है। नॉट 90 डेज। नो, 2 मंथ्स इज द टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। 90 दिन में एक बार जब ट्रायल शुरू होगा तो 90 दिन में ट्रायल कंक्लूड करना है वो कोर्ट के लिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए 2 महीने का डेडलाइन है। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें ये देखना है, जो लैंग्वेज है लॉ का, इट इज सेइंग एज फार एज पॉसिबल विद इन 2 मंथ्स। तो इसका मतलब अगर वो फेल होता है तो डिफॉल्ट बेल की कैटेगरी में नहीं चला जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत बैलेंस तरीके से इसको किया गया है ताकि इंडिविजुअल को इसका अननेसेसरी बेनिफिट नहीं मिल जाए। एजेंसी के लिए एक डेडलाइन है, बट वो डेडलाइन डिफॉल्ट बेल में नहीं बदलेगा। इसकी लैंग्वेज इस तरह की रखी गई है। ओके मंजुल सर, जैसे इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, एंड ऑब्वियसली कन्विक्शन जब तक होगा नहीं तब तक लॉ पेपर पे ही रहेगा, तो रॉज जो एवेन्यू कोर्ट है उसको क्यों चूज किया गया इस चीज़ के लिए? देखिए, जैसे क्रिमिनल मैटर्स में व्हेनेवर देयर इज अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फिर दी क्रिमिनल एक्ट्स विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, विच आर इन कंटिन्यूटी, इन ऑल दीज केसेस बीएनएसएस में भी प्रोविजन है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोविजन दैट पर्टिकुलर क्राइम can be taken by the any court in the jurisdiction in which it lies. For example, here in this case, if paper leak is taking place in multiple states, multiple regions, तो अब वो जितने states में भी होता है, जितने भी states हैं वहाँ पे उस state के अंडर जितने भी आपको, जैसे कोई भी सेशन कोर्ट है तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट आपको डेजिग्नेट कर सकती है स्पेशल कोर्ट एज अ काइंड ऑफ सेशन कोर्ट फॉर डीलिंग इन सच मैटर्स। नाउ हियर इन दिस केस, अब पूरा ये मैटर में बात करें तो ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था, प्लस एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट किया, दिस एग्जाम वाज ऑफ नेशनल लेवल। नाउ एनटीए के जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको इट इज सेंटर्ड इन दिल्ली। नाउ द मैटर वाज ट्रांसफर्ड, आपको ये मैटर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर ट्रांसफर किया गया, द मैटर वाज ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई। अब सीबीआई का जो कहते हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफिस, हियर इन दिस केस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कोर्ट, तो ऑलरेडी रॉस एवेन्यू कोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज द काइंड ऑफ प्रिंसिपल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर डीलिंग इन द मैटर्स ऑफ करप्शन। तो अब जितने भी करप्शन के मैटर्स आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उन करप्शन के मैटर्स में क्या होता है कि दिल्ली में आपको रॉस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे आपको मैटर्स जो है डील किए जाते हैं। नाउ हियर इन दिस केस ऑल्सो, अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज दी दिल्ली हाई कोर्ट, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया जस्टिस अनु बाला को कि नाउ सी इज डेजिग्नेटेड एज द काइंड ऑफ प्रिंसिपल जज इन दिस मैटर टू लुक आफ्टर, एंड देन हर सीट इज इन दी रॉस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो अब ये दिल्ली में किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? नेशनल लेवल एग्जाम लीक्स आपको डिफरेंट प्लेसेस में, सीबीआई को, अब व्हेनेवर अब सीबीआई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दैट इज आल्सो हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, जो एनटीए है जिसने एग्जाम कंडक्ट किया दैट इज आल्सो काइंड ऑफ हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस सब कुछ जो है कनेक्टेड है, तो फ्रॉम दिल्ली इट वुड बी प्रोविजन इन अ बेटर मैनर। देयरफॉर रॉस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको ये केस चल रहा है। अब इस केस में क्या हुआ था कि लेट मी मेंशन वन थिंग दैट अंडर दी ओरिजिनल यानी कि 2024 एक्ट में मेंशन था कि स्पेशल कोर्ट, आपको स्पेशल कोर्ट मेंशन था, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था। नाउ दी सेम कोर्ट हियर इन दिस केस रॉस एवेन्यू कोर्ट, पहले वो आपको क्या हो गया? स्पेशल कोर्ट। नाउ द सेम स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज व्हाट? स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। यानी पहले वो नॉर्मल पेस पे करते जिस पेस पे अंडर 2024 एक्ट में करते थे, बट अब ये बिल पास हो गया, अब ये आपको नोटिफाई होते ही साथ आपको क्या हो जाएगा कि नाउ दे विल बी एक्टिंग एज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट, बिकॉज आपको अर्लियर जितने भी केसेस थे सारे के सारे केसेस नाउ विल बी हैंडल्ड इन दी फास्ट ट्रैक मैनर ओनली। ओके सर,
सर हमने जो बिल की बात की अभी, तो बिल में मोस्टली जो दिख रहा है कि प्रोविजंस इम्प्रूव कर दी गए और मोर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए गए। तो अभी इन प्रेजेंट कंडीशन डू यू थिंक दिस बिल इज़ एनफ टू स्टॉप द पेपर लीक, या इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं? Sir, if you look at the current bill, I mean now it is a law. Even after this law has been passed, सर अभी जो दिख रहा है वो ये है कि ये punitive मेजर ज़्यादा हैं इसमें। कुछ शॉर्टकमिंग जो इसमें दिख रही हैं, एक जो इम्पोर्टेंट गैप है, इंडिविजुअल जो पेपर खरीदता है, जो कंज्यूमर है लीक्ड पेपर का, उसके ऊपर इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो शायद उसके ऊपर भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए था, उसके ऊपर भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए था चेक लगाने का, वो नहीं है इसमें। तो इंडिविजुअल जो पेपर खरीदता है, जो कंज्यूमर है लीक पेपर का, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो एक शॉर्टकमिंग दिख रही है इसमें। दूसरा जो शॉर्टकमिंग दिख रहा है वो ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। द इंटायर फोकस ऑफ दिस पब्लिक एग्जामिनेशन बिल इज ऑन प्यूनिटिव मेजर्स। पेपर लीक हो गया, उसके बाद क्या? शायद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी फोकस हो सकता था, जैसे एनटीए या मान लीजिए एसएससी है, यूपीएससी है, कोई भी बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके ऊपर कोई ड्यूटी ऑफ केयर जिसको हम कहते हैं, ड्यू डिलीजेंस जिसको कहते हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना, कुछ उस तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी लीगली इसमें दी जानी चाहिए थी, जो पूरी तरह से इसमें एड्रेस नहीं है। थर्डली जो एक शॉर्टकमिंग इसमें शायद जो प्रेजेंट है, इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी कंपेंसेशन टू पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ पेपर लीक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिस तरह का भी जिस लेवल पे पेपर लीक होता है, कंपेंसेशन इज टोटली अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कुछ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म भी उस पर शायद यहाँ पे होना चाहिए था, तो एक ये भी इसमें शायद एड्रेस किया जाना चाहिए था। चौथा जो इसमें एक और जो गैप लग रहा है वो ये है कि इसमें गाइडलाइंस होने चाहिए थे मैंडेटरी टू कंप्लाई विद फॉर एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर। केवल प्यूनिटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव में कि क्वेश्चन सेटिंग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन के ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, एजेंसीज को किस तरह से इन्वॉल्व करना है बाकी चीजों जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस यहाँ पे अगर होते तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास शायद डिस्क्रिप्शन कम होता, तो वो पूरा का पूरा डोमेन इसमें अनएड्रेस्ड है। तो अगर शॉर्टकमिंग देखें तो सब प्यूनिटिव मेजर्स में काफी अच्छा है, इट हैज टेकन इट टू द लेवल ऑफ चाइना और अदर सच कंट्रीज व्हिच आर हैविंग वेरी स्ट्रांग प्यूनिटिव लॉज, बट शायद प्रिवेंटिव मेजर्स की इसमें कमी है। इसमें अभी चार्जशीट की बात करते हैं हम, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको 2 मंथ्स का टाइम, अभी जैसे अभी 2026 पेपर लीक की बात करें तो इसमें अभी चार्जशीट फाइल हुआ आफ्टर 77 डेज, तो अब ये 77 डेज का टाइम पीरियड आप चार्जशीट फाइल करने में आप ले रहे हो, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। तो ये भी आपको है कि आप एफआईआर के डे पे और किस डे पे, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल आपको एफआईआर रजिस्टर हुए, आप ओवरऑल देन फाइनली नहीं होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर विल डेजिग्नेट एनी कोर्ट एज द स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब वो किस डे को कंसिडर करेंगे एज अ डेट ऑफ एफआईआर। अब वो एफआईआर जब सीबीआई फॉर्मली, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल स्टेट्स में एफआईआर पहले लॉन्च हुआ, कहीं भी आपको कोई भी क्राइम होता तो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च हुआ, अब वो होते होते अब पता चला कि 1 मंथ का टाइम लग गया आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होने में, 1 मंथ का टाइम लग गया। उसके बाद से अब सीबीआई जिस दिन आपको एफआईआर करती है उस दिन से आप क्या करते हो, अपडेट करते हो आप चार्जशीट का। तो अगेन ये भी पूरा जो टाइम है, अगेन इट इज टेकिंग 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इट कैन टेक इवन लॉन्गर। इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये जो क्लैरिटी है, दैट क्लैरिटी इज मिसिंग हियर इन दिस केस, अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी मेजर्स व्हिच आर। सर अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एक और चीज़ है सर, जैसे कैग होता है, कैग इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, सिमिलरली क्या जो एनटीए है हमारा, इसको भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू हम पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल कर सकते हैं? सर वो भी एक गैप है, बट क्योंकि ये लॉ एक्चुअली केवल एनटीए के लिए नहीं है, ये लॉ का पर्पस ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को एड्रेस करना था, वो एक अलग इशू है ऑल टुगेदर, जिसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। जैसे एनटीए इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एनटीए इज अ बॉडी विच हैज लीगली नॉट बीन कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑल्सो, क्योंकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू वो फॉर्मुलेट हुआ है। तो अब उसका एक अलग मैकेनिज्म वो सरकार को देखना होगा शायद, कि आप एक लॉ बनाकर एनटीए को रिस्ट्रक्चर करें एंड देन यू कैन मेक इट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट आल्सो। बट जो करंट प्रिवेलिंग उसका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से शायद ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और सर अगर अकाउंटेबिलिटी में फिक्स करनी है तो इसमें जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है इस चीज़ में। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो आपने बोला था कि जो नेग्लिजेंट हैं या फिर वो
उनके खिलाफ भी क्या प्रोसिक्यूशंस के सिस्टम होने चाहिए? इस लॉ में प्रोविजन है इंडिविजुअल लेवल पे जो भी जिम्मेदार होंगे उनके अगेंस्ट एक्शन का इसमें प्रोविजन है, एंड पनिशमेंट विथ अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन उनके ऊपर भी है। और नेग्लिजेंस के केस में भी? नेग्लिजेंस के लिए डायरेक्टली इसमें कुछ प्रोविजन नहीं है, क्योंकि कई बार चीजें नेग्लिजेंस की वजह से भी होती हैं। नेग्लिजेंस सर अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा उसको कोर्ट में एविडेंस बेस्ड प्रूफ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस केस में सिविल लायबिलिटी में भी बन पाएगी, बट क्रिमिनल नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इट बिकम्स very difficult. रियली डिफिकल्ट। ओके ओके। और इस केस में देखिए जैसे आपने एनटीए की बात की, तो इट्स नॉट पेपर लीक ऐसा इशू है कि इट्स नॉट ओनली दैट कि आपको नेशनल एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहा है, आपको नेशनल एग्जाम्स में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, डिफरेंट बोर्ड लेवल के एग्जाम पे भी तो आपको हर एक लेवल पे आपको एग्जाम्स में क्या देख रहे हो आप, पेपर लीक हो रहा है। तो आप एनटीए ओनली आपको अकाउंटेबल नहीं ना, जैसे जितनी भी एजेंसीज हैं राइट फ्रॉम यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके अब जितनी भी नेशनल बॉडी जो नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं, देन स्टेट लेवल पे हर एक बॉडी जितनी भी बॉडीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी। तो अब ये है कि लॉ में इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है दे मस्ट बी आल्सो अकाउंटेबल टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबको अकाउंटेबिलिटी प्लस आपको जैसे यूनिवर्सिटीज हैं तो यूनिवर्सिटीज की अकाउंटेबिलिटी किसको रहेगी, आप लोकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, तो ये अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली आपको ये फिक्स नहीं है। तो सिर्फ एनटीए तो हम कह रहे हैं, बट देयर आर मेनी एग्जाम्स कंडक्टेड और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं काफी हैं। आपको ये फॉर एग्जांपल एनटीए में नीट में आपको 23 लाख कैंडिडेट्स थे। देयर आर मेनी एग्जाम्स ऑफ ग्रुप सी सर्विसेज वेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 40 lakhs इवन 50 lakhs, मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर। सेंट्रल लेवल पे आपको एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी उसमें भी तो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। तो आपको एक तक नहीं फिक्स होना, लिमिट नहीं होना है, देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ कॉमन लॉ फॉर्मुलेटेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। सर तो जो हम इस पेपर लीक को देखें तो उसको हम ब्रॉड बेस्ड क्या गवर्नेंस फेलियर बोल सकते हैं? डेफिनेटली इट इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ कहते हैं ना कि शेमफुल एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस फेलियर, क्योंकि प्रॉपर एक आपको क्रिमिनल नेटवर्क्स है, या प्रॉपर क्रिमिनल नेटवर्क्स पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हु आर वर्किंग, वो प्रॉपर एक टीम होती है जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दे आर वर्किंग फॉर डिफरेंट पेपर लीक्स, वेदर द एनी एग्जाम इज कंडक्टेड एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल। हर एक लेवल पे आप देखोगे कि वो सेट ऑफ क्रिमिनल्स हैं जो आपको आइडेंटिफाइड हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी भी क्या होता है कि सिमिलर होता है। तो देयर मोडस ऑपरेंडी सिमिलर टाइप ऑफ क्रिमिनल्स आर देयर। अब आप अभी तक आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको आप कैच नहीं कर पाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं ड्यूरिंग एग्जाम। जैसे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि क्रिमिनल नहीं होता कि आपको इलेक्शन से पहले या कई बार जब सेंसिटिव मैटर्स होते हैं तो जितने भी बैड कैरेक्टर है इस टाइप के पर्सन्स होते हैं, आप क्या करते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या लेते हो, उनको आप जेल में डाल देते हो। इस टाइप के मेजर्स की जो बंदे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कई पेपर लीक में, एग्जामिनेशन से 2 months बैक 3 months बैक, आप क्यों नहीं उनको यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो, सच काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ पर्सन, बिकॉज आई रिमेंबर देयर हैव बीन वेरी फ्यू फेमस नेम्स जो यानी कि यूपी बिहार में फेमस रहे हैं, जो पेपर लीक के लिए ही जाने जाते थे, वो यानी कि उनके साथ नाम भी जुड़ा हुआ था, ये डॉन ये पेपर लीक के लिए जाने जाते हैं। तो आप कुछ ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हो। सेकंड आपको क्या है कि आज के समय में अब डिजिटल वर्ल्ड में आपको ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर हैज बिकम वेरी फास्ट। आपको विद इन सेकेंड्स द एंटायर पेपर कैन बी ट्रांसफर टू, कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में आपको पेपर जो है आपको ट्रांसफर हो सकता है। तो इस केस में डिजिटल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और स्ट्रिंजेंट मेजर्स करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारी जो पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकेपेबल है। करप्शन, देखिए कभी भी पेपर लीक होगा तो कहीं ना कहीं वो पेपर लीक हुआ तो इनसाइडर ने किसी ने लीक किया। अब इनसाइडर ने लीक किया तो ओवरऑल आपका जो सिस्टम है, व्हाई इट हैज नॉट बीन दैट फुल प्रूफ, why you do not understand the importance of exam, what kind of psychological other impact it has, it is even leading to suicide। इस पे मैं बस ऐड करूंगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि हजारीबाग में पेपर ई रिक्शा पे ट्रांसपोर्ट हुआ था जहां से वो लीक हुआ। सो देयर वाज अ क्लियर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहीं भी रैंडमली कहीं किसी तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसमें जैसे कुछ अलग कंट्रीज में जैसे जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स होती हैं, टेम्पर प्रूफ व्हीकल्स होती है जिसको आप बिल्कुल वो कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कहाँ पे किसने क्या किया। तो वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेलियर था उसमें। और इससे ओवरऑल क्या होता है ना कि पब्लिक ट्रस्ट,
देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम डेमोक्रेसी में बात करते तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में जितना पब्लिक का ट्रस्ट रहेगा आपको लीगल सिस्टम पे, लॉज पे, प्रोसेसेस पे, डेफिनेटली पीपल विल हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस. When people lose their faith in the institutions ना, then definitely overall democracy हमारा क्या होता है, वीकन होता है. और इससे जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका इंस्टीट्यूशंस में आपको फेथ और ट्रस्ट वीक हो रहा है. तो इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नेंस में, वो यहाँ पे मिस हो रहा है. तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लें कि वो जो ट्रस्ट इस समय जो लोगों में गया हुआ है, जो कम हुआ है, उसको टाइम लगेगा. डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल टाइम लगेगा, बट विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो फिर से वापस में ट्रस्ट रीगेन कर सके. सर, तो आपने जैसे ही बोला था टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, तो आज भी हम देखते हैं कि पेपर लीक जो है साइबर इनेबल्ड है. तो हमारा प्रेजेंट सिस्टम इज वेरी इनएडिक्वेट टू हैंडल दोस. तो क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इस डायरेक्शन में? देखिए आपको हमारे जितने भी जो लॉज आए हैं, दोज लॉज हैव नॉट बीन टू स्ट्रिंजेंट. इनकेपेबिलिटी है अभी तक. आज तक हम टेलीग्राम नहीं होता है, टेलीग्राम पे हम स्ट्रिक्ट एनफोर्स नहीं कर पाए कि टेलीग्राम में आपको पायरेसी से लेके, लीक से लेके, इनफैक्ट रसिया, आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि रसिया ने कैसे, यानी कि आपको टेलीग्राम जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट. रीजन क्या है कि टेलीग्राम इज एक्टिंग इन अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द टेररिस्ट. इंडिया में भी आपको टेलीग्राम हैज बीन द मेन स्पॉन्सर, हम कह सकते हैं उसको, आई विल कॉल इट एज स्पॉन्सर ओनली, कि स्पॉन्सर ऑफ ऑल दी प्राइवेसी, ऑल दी पायरेसी, ऑल दी पेपर लीक्स, ईच एंड एवरीथिंग. इमीडिएटली आपको पेपर ट्रांसफर होता है. अकाउंटेबिलिटी है नहीं. आज तक आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एक कंपनी को आप अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाए, आप स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं ले पाए. फॉरगेट अबाउट ओवरऑल, आपको आज के समय में इतने भी इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, आपको डीकोडिफाई नहीं कर पाते. वीपीएन है, आपको डेटा डिलीट हो जाते हैं, सर्वर डिलीट हो जाते हैं. इतने सारे आपको सर्वर्स हैं, दे डिलीट द एंटायर डेटा. आर वी केपेबल इनफ टू चेक इट? मल्टीपल आपको ऐप आज के समय में आपने देखा होगा कि जब भी प्रोटेस्ट भी होते हैं तो कितने सारे ऐप्स है थ्रू विच इंक्रिप्टेड मैसेजेस ट्रांसफर्ड. अब थ्रू इंक्रिप्टेड मैसेजेस आपको पेपर लीक भी हो रहा है, तो पेपर अगर ट्रांसफर भी हो रहा है तो वो आपको कब पता चल जाता है? वो दैट इंफॉर्मेशन यू गेट टू नो आफ्टर 10 days, 15 days. वाई योर सर्वर इज नॉट दैट, नहीं होता है कि साउंड प्रूफ इनफ कि वो चेक कर सके कि द मोमेंट दीज काइंड ऑफ ऐप आपके बिल्डअप हो रहे हैं, वो ऐप को सर्वर पे अपलोड ही क्यों होने दे रहा है? ऐप, आप कोई भी ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो. हमारे पास अभी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जहां पे हम ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जो भी लॉ है वो आए, उसके बाद इट हैज टू पास थ्रू. आपको प्रॉपर लॉज होने चाहिए जिसमें क्रॉस पास करे. अगर वो पास कर जाता है देन ओनली इट मस्ट बी अलाउड. वो आपके पास है नहीं. सबसे ज्यादा आज के समय आप देखोगे जितने भी क्रिमिनल्स भी हैं वो भी दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ ऐप बेस्ड सर्विसेज. तो इसको चेक करने के लिए हमारा जो लॉ है, अभी तो आपने प्राइवेसी को चेक करने के लिए डीपीडीपी एक्ट लेके आए, जो हमारा आईटी एक्ट है दैट इज नॉट एआई बेस्ड. अभी भी हमारे पास स्ट्रिक्ट एआई बेस्ड रूल्स नहीं है, लॉस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है हमारे पास. हम नोटिफाई करते रहते हैं अंडर आईटी एक्ट ओनली, वी कीप ऑन नोटिफाइंग द रूल्स, बट वी डू नॉट हैव एनी पार्लियामेंट इनेबल्ड जो है लॉ हमारे पास. तो सर, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, वे फॉरवर्ड क्या है? क्या कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स हों हमारे पास, या फिर जो इंडिया में ऐसे हों जो कुछ सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकें जिससे कि फ्यूचर में पेपर लीक को रोका जा सके? आई थिंक वे फॉरवर्ड में सर प्यूनिटी मेजर्स तो काफ़ी ले लिए गए हैं ऑलरेडी. जैसे अभी जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दुनिया भर में लिया जाता है इस स्केल पे, क्योंकि सर जब भी हम कंपेयर करेंगे अपने कंट्री में तो स्केल वही होना चाहिए. द स्केल एट विच वी आर ऑपरेटिंग, वी हैव टू कंपेयर थिंग्स एट दैट स्केल ओनली. तो उसके क्लोज चाइना, साउथ कोरिया, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बड़े स्केल पे एग्जाम्स होते हैं, जैसे गाँव चाइना में होता है. उसमें जो उनके पास लॉज हैं, उसमें जो प्यूनिटी प्रोविजन है वो सारे ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेट अब हमारे यहाँ भी हो गए हैं. जैसे टेक्नोलॉजी की अभी बात हुई तो वहाँ पे थोड़ा एक जो इंपॉर्टेंट मेजर वहाँ कई बार लिया जाता है. इवन द बिग कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक दिस ByteDance, this Alibaba, all those big companies which are running social media and other such tech-enabled platforms, they also restrict their services when the examination day happens. ताकि इस तरह का कुछ, जो अभी सर कह रहे थे कि एप्स किस तरह के हमारे पास डाउनलोड हो जाते हैं और लोग उसको मिसयूज कर पाते हैं, तो एक टेक डोमेन में जो काम करने की जरूरत है वो मिसिंग है. दूसरा, जो प्रिवेंटिव मेजर्स पे उस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि
ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लीगली इन्फोर्स कराना, वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशनरी पावर्स पे अभी तक टिकी हुई हैं. देयर इज नो एसओपी विच इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द लॉ कि आप अथॉरिटीज के पास कैसे पेपर बनेगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे सर्कुलेट होगा, क्या सेफ्टी नॉर्म्स उसमें फॉलो किए जाएंगे. आई थिंक दीज कुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द लॉ इटसेल्फ टू मेक इट मोर फुल प्रूफ. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, जैसे हम कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार लोग ऐसे भी कंपेयर करते हैं कि चाहे चाइना हो गया, यूएस से भी कंपेयर करते हैं. वेन एवर यू कंपेयर विथ यूएस, जैसे वहाँ पे यूएस में जो सिलेक्शन सिस्टम है, ओवरऑल सिलेक्शन सिस्टम, तो आप हायर स्टडीज़ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जीआरई, जीमैट, जितने भी एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ कि दे डू नॉट काइंड ऑफ क्रिएट अ सिंगल पेपर. वहाँ पे वो सिंगल पेपर नहीं क्रिएट होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक आपको डेटाबेस है. तो डेटाबेस में देयर आर thousands and lakhs of questions हैं, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो प्रोसेस होते हैं डिजिटल फॉर्म में. अब जैसे हम बात करते हैं कि एंड टू एंड हम डिजिटल करते हैं, जैसे यूएस में क्या है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स एंड टू एंड डिजिटल है, तो इंडिया में भी हम एंड टू एंड डिजिटल करते हैं. तो अब एंड टू एंड डिजिटल करते जैसे यूएस में किया, कई कंट्रीज में आज के समय में एंड टू एंड डिजिटल है. इंडिया में भी आपको एंड टू एंड डेफिनेटली आईआईटी जेई आपको एग्जाम है, कई एग्जाम है, एसएससी आपको होता है, बट हाँ, तो आपको ये जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, उसमें भी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है. हमारा देखो, पेपर लीक इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. हम समझते हैं कि पेपर लीक ही प्रॉब्लम है, बट कई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्टूडेंट्स जो पेपर नहीं दे पाए. दैट इज द अनदर प्रॉब्लम. अब एक दिन में ही एग्जाम, यहाँ पे हम वन डे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, वन डे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, और एक सेंटर्स पे कई जगह पे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्टूडेंट्स दे हैव टू टेक द एग्जाम अगेन. तो वो भी तो आपको साइकोलॉजिकल सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इसमें पेपर में फेस कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम जो पेपर लीक में है प्रॉब्लम, इसमें भी तो एग्जाम अगेन कंडक्ट हुआ ना, उसमें भी उनको अगेन एग्जाम देना पड़ता है. बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन कई बच्चों का सेंटर पे नहीं हो पाया, सेंटर पे नहीं हो पाता. तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा. कि डिजिटल फॉर्म का एक एडवांटेज ये है कि यू कैन हैव पूल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, हम सेम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस रख सकते हैं. दे ऑल कैन बी इंक्रिप्टेड एंड स्टूडेंट को ही पता नहीं. जैसे आप जीमैट का एग्जाम देते हैं, तो जीमैट के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट को अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, एंड क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो वेरीज. जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते जाओगे, डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो वहां पे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है डिजिटल फॉर्म में, इंडिया में भी हम सेम कर सकते हैं, बट उसके लिए है कि हमें अपना पूल ऑफ क्वेश्चंस रेडी करने पड़ेंगे. ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी इंक्रिप्टेड, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी ऑफ सेम स्टैंडर्ड, प्लस वहां पे एग्जाम अगेन देने का आपको प्रोविजन है. जैसे जीमैट में भी क्या होता है कि स्टूडेंट एक एग्जाम दिए, फिर दोबारा दे दिए, बेस्ट स्कोर इज कंसिडर्ड. इंडिया में हम जैसे चाइना वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, रिफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वन डे एग्जाम में जो है, तो अब इसमें क्या कि एक अटेम्प्ट देना. देखिए, वन अटेम्प्ट में, अब जैसे आईआईटी जेई में हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स हो गए, वैसे सिमिलरली जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें भी यू कैन हैव नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2. तो अब 2 अटेम्प्ट से एक फायदा हो जाता है कि बेस्ट ऑफ बोथ. तो अब किसी में जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस है, तो जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है स्टूडेंट्स का, या एक वन बैड डे मस्ट नॉट स्पॉइल द एंटायर ईयर. तो इस टाइप के हम कर सकते हैं डिजिटल वे से. लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में आपको एनक्रिप्शन, कोडिंग, आपको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग वो बड़ा मैटर करता. उसके लिए हमें अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ओवरऑल प्रोफाइलिंग चेक करनी पड़ेगी. सर्ट को हमें देखना पड़ेगा कि जैसे सर्ट है वैसे ही सेम लेवल पे नेशनल, स्टेट एंड लोकल एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, सारी एजेंसीज कनेक्टेड हो. क्योंकि हम नेशनल लेवल पे तो हमारे सर्वर्स जो है स्ट्रांग है, बट लोकल लेवल पे क्या सर्वर्स स्ट्रांग है वो चेक कर सकते हैं. तो ये कैपेबिलिटी हमें डेवलप करने की जरूरत है. अगर डेवलप हो जाएगा, तो आज के समय में हम डिजिटल वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम पेपरलेस होते जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन भी पेपरलेस हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, कैपेबिलिटीज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी. सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द टुडेज एपिसोड. आई होप कि आपको पसंद में आया होगा. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड हैं और सजेशंस हैं जो कि किए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इस प्रोसेस में हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए. वी विल सी. हो सकता है कि आपके सजेशन को ना केवल हम पढ़ें, हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर ले अगर ये सजेशन अच्छे हुए तो. इसके अलावा इस बात पे हम सभी एग्री करते हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और उसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होगा, ओनली फ्यूचर कैन टेल, बिकॉज इट्स वेरी डायनेमिक इन नेचर. तो जो हमारे लॉ हैं वो भी डायनेमिक होंगे, जो एडाप्शन है अमंग द पीपल वो भी डायनेमिक होगा. इसमें सोसाइटी
इसमें गवर्नमेंट, इसमें स्टूडेंट, एवरीबडी हैज़ टू डू देयर ओन बिट, तभी शायद इस प्रॉब्लम से हम से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि पेपर लीक से तीन जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों परेशान होते हैं। पास्ट मतलब अगर पेरेंट्स, प्रेजेंट में हम लोग, और फ्यूचर में आने वाली जो आपका फ्यूचर है वो भी परेशान होता है। So with these words, we are concluding this session. We'll again meet next Friday. Till then, Jai Hind.